हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल भोपली एंड इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एक और केस स्टडी के बारे में। सी इन माय प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज देखी जो कि कुछ सिंपल थी, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, जैसी भी थी। ये वाली बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो होता है ना वन वर्ड में जिसका आंसर आता है, ये काइंड ऑफ वैसी है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जब वन वर्ड पे पूरा आपका आंसर टिका होता है ना, तो वो वन वर्ड आपको फुल मार्क्स भी दिला सकता है और हो सकता है आपको बिल्कुल निल मार्क्स भी दिलवाए। तो ऐसे वाले केस स्टडीज को अच्छे से पढ़ना बनता है। अगेन ये बोलते हैं भागवती एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी engaged in the marketing of air conditioners of a famous brand. There is this enterprise called Bhagwati Enterprises. ये क्या कर रहे हैं, ये एक फेमस ब्रांड के एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद 4 मेन फंक्शंस। ओके, ये कंपनी कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखना, एक चीज समझना यहाँ पे कि यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये स्टाफिंग चैप्टर है क्योंकि हम स्टाफिंग चैप्टर के बाद ही से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज पेपर में आ जाती और आप पढ़ते फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो कहीं ये नहीं हो जाता कि आपको क्लिक करता आ रही है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का एक फीचर इसमें दिया हुआ है। वहां पे कंफ्यूज मत होना, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद ही कोई जजमेंट फॉर्म करना। अगर आप यहीं पे जजमेंट फॉर्म कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ये तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वैसे ही सॉर्ट करेंगे हम। तो ऐसे में आप गलती कर दोगे। पूरा पैराग्राफ रीड करो और ये समझने की कोशिश करो पहले कि ये कौन से चैप्टर से एसोसिएटेड है, उसके बाद ही अच्छे से आप केस स्टडी का आंसर कर पाओगे। सो डू रिमेंबर दिस थिंग कि चैप्टर का नाम समझना जरूरी है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ इन्होंने फंक्शनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हम सबको पता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरह से होता है, फंक्शनल होता है, एक डिविजनल होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम जो बाइफिकेशन करते हैं, जो पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस करते हैं, राइट। तो यहाँ ये बोलते हैं कि 4 फंक्शंस थे इस पर्टिकुलर कंपनी के: परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड स्टाफिंग। ठीक है। As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें ज़्यादा लोग हायर करने चाहिए। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि कभी भी आपको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होती है तो या तो आपको मशीनरी एक्स्ट्रा परचेज करनी होती है जो जल्दी से फास्ट प्रोडक्शन कर सके, या फिर आपको मैन पावर डबल करनी होती है, क्यों? वो भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसने भी बिल्कुल वैसे ही सोचा कि हमें कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा लोग हायर करने पड़ेंगे। पूरा का पूरा समझाऊं दोबारा से, तो ये बोलते हैं भागवती एंटरप्राइज करके एक कंपनी है जो कि एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर कर रही है। अब उस कंपनी का कहना है कि भैया हमारे यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर चलता है। पहली बात, 4 फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा पूरा सिस्टम। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये चाह रहे हैं ज्यादा लोग एम्प्लॉय करें। अब यहाँ पे आता है कि आपको इसमें फाइंड क्या करना है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल। अच्छा, जब आप ये पढ़ते हैं ना, डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर जाता कि ये स्टाफिंग चैप्टर का ही हिस्सा है। ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि हमें बताइए कि HR मैनेजर को क्या करना चाहिए ताकि उसको पता चले कि कितने नंबर और कितने टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल कराने हैं उसको, या जिनकी ज़रूरत है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऑलरेडी कितने लोग हैं और कितने लोग ऐड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है और आपको बताना है HR मैनेजर ऐसा क्या करे कि उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। सो आई होप आपको क्लिक कर गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट अगर नहीं किया है तो 2 सेकेंड पॉज करो, पूरी केस स्टडी दोबारा से देखो। मैं साइड हो रही हूँ, पूरी केस स्टडी दोबारा से देखो और सोचो ये क्या हो सकता है। एंड उसके बाद वीडियो प्ले करना और देखना कि क्या तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। एनीवेज, आई एम होपिंग कि अभी तक आपको क्लिक कर गया है आंसर, इसलिए मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। एंड द आंसर इज वर्कफोर्स एनालिसिस। यस,
वर्कफोर्स एनालिसिस में हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितनों की और ज़रूरत है, कितने लोग प्रोडक्टिवली ये पर्टिकुलर काम कर पाएंगे। ये सारी एनालिसिस हम किस में डालते थे, वर्कफोर्स एनालिसिस में डालते थे। तो एचआर मैनेजर को इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है जिससे वो ये डिसाइड कर पाएगा कि भैया मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और कितने लोगों को हायर करना है और कितने ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो कि मतलब प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काइंड ऑफ। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज देयर। केस स्टडीज को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए एंड विद दैट चैप्टर की कोई भी कॉन्सेप्ट को छोटा बड़ा समझ के मत छोड़ना। अब बिजनेस स्टडीज वैसे नहीं चलता जैसे पहले चला करता था, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते थे थिंकिंग कि यार इसके बिना काम चल जाएगा। अब किसी भी चीज़ के बिना काम नहीं चलेगा। तो चैप्टर को जितने डिटेल्ड वे में पढ़ोगे उतना ही केस स्टडीज अच्छे से और इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। सो दैट वॉज अनदर केस स्टडी। इसके बाद फिर से हम एक और केस स्टडी देखेंगे। प्रीवियस या फिर नेक्स्ट केस स्टडीज देखने के लिए आप लिंक यूज कर सकते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर के नोट्स पाने के लिए आप उस लिंक पे जा सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है एंड डाउट्स ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।